हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वी हैव। तो हमने उनको डिटेल में पढ़ा था कि ओनरशिप के बेसिस पे कौन से हैं, या आपके रिजर्व्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं, डिफरेंट बेसिस पे हमने पढ़ा था। तो 4 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, फिर उनकी सब कैटेगरीज पढ़ी थी। आज हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की डेवलपमेंट क्या होती है? देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज आर vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings used them indiscriminately and this has led to the following major problems. शुरू से माना जाता है कि रिसोर्सेज तो नेचर ने दिए हैं, ये हवा, पानी, साफ एनवायरनमेंट, ये कोल, ये डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ जो नेचर है उसने फ्री दिया है हमें, इसीलिए हम उसको यूज करते गए। ह्यूमन बींग्स उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते रहे। बट ये रिसोर्सेज जितने हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, अगर हम इनको इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बेवजह बिना किसी जुडिशियसली सोचे हम इसको यूज़ करते रहेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और कर भी रही हैं। तो ह्यूमन बींग्स ने इनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम्स क्या हुई शुरू? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के लालच की वजह से जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट होते गए। फैक्ट्रीज में जैसे इंडिया में कोल इतना ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया कि कोल ख़त्म होना शुरू हो गया। हम इतने सारे व्हीकल्स हमने ले लिए, हमने एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, सब पेट्रोल पे चल रही हैं या डीजल पे चल रही हैं, तो धीरे धीरे ऑयल रिजर्व्स ख़त्म होने शुरू हो गए। मतलब जितनी नीड है उससे कहीं ज़्यादा हमने अपनी बढ़ा ली है। हम अपनी ग्रीड के कारण कुछ रिसोर्सेज को डिप्लीट किए जा रहे हैं, मतलब ख़त्म किए जा रहे हैं। दूसरा क्या हुआ? accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into 2 segments, that is haves and have nots और rich and poor। जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसा नहीं है पूरी सोसाइटी में हर कैटेगरी के लोगों के पास इक्वली डिवाइडेड है। किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कम रिसोर्सेज हैं, इसीलिए हमारी सोसाइटी जो है वो रिच एंड पुअर में डिवाइड हो गई। Indiscriminate exploitation of resources had led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, land degradation। जो हमने बेवजह बिना सोचे रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दिया, उससे हमें ही नहीं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान हुआ है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हो गई, हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें छेद होने शुरू हो गए, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो लैंड है हमारी जो कि बहुत फर्टाइल हुआ करती थी, अब वो डिग्रेड होगी, बहुत सारे केमिकल्स उसमें जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि हमने रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना शुरू कर दिया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो गई। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। अगर हम resources को equitable मतलब equal portions में distribute करेंगे तो हम एक sustained quality of life जी सकते हैं। मतलब ऐसी life जो कि हमारे लिए भी resources पूरे हों और हमारे आगे वाली generation के लिए भी resources पूरे हों और globally peace रह सकता है, शांति रह सकती है। If the present trend of resources depletion by the few individual and countries continues, the future of our planet is in danger। हमेशा कहते हैं ना, ऐसे ही हम बेवजह बेसोचे रिसोर्सेज को यूज करते रहे तो बाद में कुछ नहीं बचेगा, मतलब हमारा जो प्लैनेट का फ्यूचर है वो खतरे में है। Therefore, resource planning is essential for the sustainable existence in all forms of life। Sustainable existence is a component of sustainable development। इसीलिए कहते हैं कि रिसोर्स की अगर हम प्लानिंग करेंगे तभी हमारी सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो सकती है। मतलब ऐसी एग्जिस्टेंस कि हम तो अच्छे से रह ही पाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी रह पाए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको पेपर में पूछ लेते हैं। हमने अभी बोला कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हमें चाहिए। जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है बेसिकली वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख लीजिए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट in the present should not compromise with the needs of the future generation। सस्टेनेबल मतलब जो डेवलपमेंट ऐसी जो बरकरार रहे बेसिकली। तो ऐसी डेवलपमेंट जो कि बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हो
एंड ऐसी डेवलपमेंट जो सिर्फ प्रेजेंट के साथ ही ना हो और ऐसा ना हो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, मतलब प्रेजेंट की नीड को भी फुलफिल करे और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल कर सके, उनके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ऐसी डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ना तो इन्वायरमेंट डैमेज होना चाहिए, ना हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज तो हम पेट्रोल बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोल बचा ही नहीं, जो कि हमने सिचुएशन क्रिएट कर दी है। कहते हैं 2050 तक जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल नहीं बचेगा, इसीलिए आज की डेट में बैटरी ऑपरेटेड कार्स चलनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, हमारे पास इतना फ्यूल है ही नहीं कि हम उसको फैक्ट्रीज में यूज कर सकें या हमारे व्हीकल्स में यूज कर सके, इसीलिए सोलर पावर प्लांट्स लगने शुरू हो गए हैं। ये सब कुछ सिर्फ किस लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी सस्टेनेबल रह सके। ओके, अब आपके यहाँ पे 2 ब्लॉक्स दे रखे हैं, आपको पेपर में कभी 1 मार्क में ये चीज आ सकती है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रीड कर रही हूँ सो दैट 1 मार्क में अगर आपको आ जाए। सो ये आपको ब्लॉक में दे रखा है, रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी, नाम है इस पूरी समिट का रायो डी जेनेरियो, ये 92 में हुई थी। सो जून 92 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मेट इन रायो डी जेनेरियो। आपको पता है रायो डी जेनेरियो ब्राजील में है। सो फर्स्ट टाइम हमारी इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी, यहाँ पे 100 से ज्यादा देशों के लोग मिले थे। समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ये समिट जो है, ये जो मीटिंग है वो क्यों हुई थी, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रही है ग्लोबल लेवल पे, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग हुई थी रायो डी जेनेरियो में। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो उसमें लीडर्स आए थे उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था। वो एग्रीमेंट किस पे था, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पे एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। जो रायो कन्वेंशन थी, इट इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। जो भी लोग इसमें आए थे उन्होंने बेसिकली फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पे कुछ काम किया कि क्या हमारे फॉरेस्ट के प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एंड उन्होंने एक एजेंडा अडॉप्ट किया जिस एजेंडा का नाम था एजेंडा 21। वो बेसिकली 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा 21 नाम रखा गया था। उसमें उन्होंने बेसिकली ये करना था कि जितनी भी हमारी चीजें रिक्वायर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम अपने एनवायरमेंट को बचा सके, वो हर एक देश करे जो भी इस समिट में यानी कि इस मीटिंग में पार्ट ले रहा है। ठीक है, एजेंडा 21 के ऊपर देख लीजिए, अगर आपको आ जाता है तो आपको क्या लिखना है, इट इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 92 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली यूनिसेड में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो आपकी यूनिसेड की फुल फॉर्म भी आ सकती है। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुई थी जो कि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स ने मिलकर साइन की थी, जो कि ब्राजील में हुई थी। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा, क्या क्या था इस एजेंडा में, टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए, डिजीज इंटरेस्ट, जितने भी डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जितनी भी बीमारियां फैलती हैं पूरे के पूरे ग्लोब में, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी देशों की आपस में नीड्स हैं, जो भी वो मिलके एनवायरमेंट को कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ऊपर ये एजेंडा था। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। एक और एजेंडा उन्होंने दिया था कि यहाँ पे तो पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज के लीडर्स बैठे हुए हैं, बट जब आप अपनी कंट्री में जाएंगे तो आप अपना ही एक लोकल एजेंडा 21 बनाएंगे कि आप अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दैट इज द एजेंडा 21। ओके, इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। इसके आगे के टॉपिक करने के लिए अगला लेक्चर देखिए। थैंक यू सो मच।